राई का पहाड़। देख कमला, तुझे काम करना है तो कर, नहीं तो चलती बन। अरे मेम साहब, ऐसा मैं क्या बोल दी जो आप इतना भड़क रही है? मम्मी जी, मैंने इस कमला को कहा कि ये ले चाय के बर्तन, इसे धुल दे जरा। तो पता है इसने क्या कहा? कहती है आप एक एक करके बर्तन लाओगी तो क्या मैं सारा दिन यहाँ बर्तन घिसूंगी? रख दो, अब मैं कल ही धोऊंगी। अरे मेम साहब, आप काहे को बात का बतंगड़ बना रही है? मैं कब बोली ये सब? मैं तो बस ये बोली कि मेरे को लेट हो रहा है मेम साहब, अब मैं बाकी बर्तन कल धो दूंगी। तू ना ज्यादा जुबान मत चला, मैं खूब समझती हूँ तू क्या कह रही थी। अरे बाहु छोड़ ना, जाने दे इसे। तू जा कमला, मैं कविता से बात करती हूँ, कल समय से आ जाइयो। हाँ ठीक है मेम साहब। कमला की जाने के बाद, अरे बहू ये क्या तरीका हुआ? मैं खूब जानती हूँ तुम्हारी आदत, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती हूँ। अरे कमला ने सच में काम छोड़ दिया ना तो बर्तन घिसते घिसते तुम्हारे होश ठिकाने लग जाएंगे। देखो तो क्या जमाना आ गया है, काम वाले के सामने बहू की तो इस घर में कोई औकात ही नहीं है। कविता रोते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है। अरे कविता, क्या बात होगी? तुम रो क्यों रही हो? रो रही तो क्या नाचूं? आप ही बताओ, मुझे ब्याह कर इस घर में किस लिए लाए थे आप? इसी दिन के लिए? मैं अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आपके साथ बसी थी कि कल को आपकी मम्मी मुझे बेइज्जत करे। अरे बताओगी भी क्या हुआ है? आपकी माताजी का कहना है कि नौकरानी उनके लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहती है मुझे जहाँ जाना हो मैं जाऊँ, लेकिन काम वाली कहीं नहीं जाएगी। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? मम्मी ऐसा कह ही नहीं सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हारी मम्मी बड़ी दूध की धुली है और मैं बिना बात के सबसे झगड़ा मोल लेती घूमती हूँ? अरे बाबा, मैंने ऐसा खुद कहा? तुम तिल का ताड़ क्यों बना रही हो? हाँ, मैं ही सबसे ज्यादा बुरी हूँ, जिसको देखो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। पता नहीं मैंने सबका क्या बिगाड़ा है। कविता, मालती की बड़ी बहू, छोटी बहू नमिता के अलावा उसके दोनों बेटे भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि कविता में राय का पहाड़ बनाने की बहुत बुरी आदत है। छोटी छोटी बातों को तुल देकर वो बात का बतंगड़ बनाकर अक्सर घर में हंगामा खड़ा कर देती थी। कविता की देवरानी नमिता अपने मायके गई हुई थी। एक दिन शाम के समय चाय के लिए पूछने कविता देवर नमन के कमरे में जाती है। अरे दीपिका, तुम जैसे समझ रही हो वैसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं बाबा, नमिता को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम चिंता मत करो। जब तक नमिता अपने मायके में है हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों बड़े आराम से सब कर सकते हैं। देवर नमन को फोन पर किसी अनजान लड़की से हंस हंस कर बातें करते हुए देख कविता छिपकर उनकी बातें सुनने लगती है। देवर की बातें सुनने के बाद कविता के दिमाग में शक की सुई घूमने लगी थी। अच्छा, तो ये खेल चल रहा है नमिता के पीठ पीछे। ठीक है भाई, नई नई शादी है, अब नई शादी में पति को छोड़कर एक एक महीना मायके में बिताओगी तो पति को तो छूट मिलेगी ही ना यहाँ वहाँ घूमने की। अब गलती की है तो भुगते, मुझे क्या। जब से कविता ने देवर नमन को फोन पर दीपिका नाम की लड़की से बातें करते हुए सुना था, उसका ध्यान अब अक्सर नमन के ऊपर ही रहता। नमन भी अक्सर मुस्कुराते हुए फोन में किसी से चैट करता रहता। 2 दिन बाद नमिता का फोन कविता के पास आता है। भाभी, मैं कल आ रही हूँ, मुझे छोड़ने के लिए मेरे पापा भी साथ में आएंगे। अच्छा, आपको बरेली से कुछ मंगवाना हो तो बता दो, मैं ला दूंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना, आ जाओ तुम आराम से। अगले दिन नमिता अपने पापा के साथ ससुराल आ जाती है। कविता नमिता के पापा के लिए नाश्ता लगाने के बाद उनके साथ बैठकर बातें करने लगती है। नमिता, नई नई शादी की बात और थी, अब कोशिश करो कि ऐसे एक एक महीने के लिए मायके ना ही जाओ तो अच्छा होगा। आप ऐसे क्यों कह रही है भाभी, कोई बात है क्या? नमिता, बात तो ऐसी है कि अगर तुम्हें सच्चाई का पता लग गया ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसी क्या बात है भाभी, खुलकर बताइए ना, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम 1 महीने से अपने मायके में हो, तुम्हें कुछ होश भी है? तुम्हारा पति कहाँ है, क्या कर रहा है? क्यों, क्या हुआ नमन को? नमन से तो मेरी रोज ही बात होती थी, अभी कुछ दिन पहले ही तो बात हुई है, ऑफिस से आते ही होंगे। पर आप बताइए भाभी, हुआ क्या है? देखो नमिता, मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। चाचा जी, सच्ची बात तो यह है कि गलत बात ना मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त ना होवे, इसलिए इस बात को मैं इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ। अरे बेटा, क्या बात है, खुलकर बताओ,
अब तो मुझे भी घबराहट होने लगी है। अंकल जी, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि नमन के हाव भाव कुछ बदले बदले से है। वो दीपिका नाम की किसी लड़की से फ़ोन पर बातें करता रहता है और देर रात तक फ़ोन पर चैटिंग भी करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब आपको नमन और नमिता को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका देना चाहिए। हो सके तो नमिता को कम से कम ही मायके बुलाइए ताकि वो नमन के साथ समय बिताए और अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दे। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन हमें कहाँ पता था कि नमन जी मेरे बेटे के साथ ऐसा करेंगे। नमन जी से हमें ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। हमने उन्हें क्या समझा था और वे क्या निकले। कहीं आप इनके ऑफिस में काम करने वाली दीपिका के बारे में तो बात नहीं करी है ना भाभी? उस दीपिका को तो मैं जानती हूँ, नमन ने ही मुझे इससे मिलवाया है। लेकिन दीपिका और नमन के बीच में ऐसा कुछ होगा, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। देखो नमिता, मेरा काम था तुम्हें सावधान करना। अब आगे तुम जानो, तुम्हारे पापा जाने। अपने घर गृहस्थी को संभाल सकती हो तो संभाल लो। कविता की बात सुनकर नमिता और उसके पापा के तो होश ही उड़ गए थे। अब तो नमिता को बस नमन के ऑफिस से वापस आने का इंतजार था ताकि उसे सारे सवालों के जवाब मिल सके। कुछ देर बाद नमन खुशी खुशी घर में घुसता है। क्या बात है, चेहरे पर बड़ी चमक आ रही है? किसी से मिलकर आ रहे हो क्या? कैसी बात कर रही हो नमिता? अरे 1 महीने बाद तुम अपने मायके से वापस आई हो, मेरे चेहरे पर चमक तो आएगी। ज्यादा झूठा दिखावा करने की जरूरत नहीं है नमन, मुझे सब पता चल गया है। अरे बाबा, ऐसा तुम्हें क्या पता चल गया कि आते ही तुम राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ गई? मुझे तो सब पता ही है। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम अपने मुंह से सब कुछ स्वीकार कर लो। अरे बाबा, मुझे पता तो है क्या बात है, तभी तो मैं अपने मुंह से स्वीकार करूंगा। कविता भाभी, इधर आइए। कविता भाभी को क्यों बुला रही हो? ये सब क्या माजरा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो नमन, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है। तुम भी अपनी भूल स्वीकार कर लो और नमिता से माफी मांग लो। अरे भाभी, मुझसे भूल हुई है क्या? मुझे पता तो चले कुछ। आखिर ऐसा क्या बता दिया आपने नमिता को? वाह देवर जी वाह, बातों को गोल गोल घुमाने वाले तो मैंने बहुत देखे, लेकिन आपके जैसा भोली शक्ल बनाकर बाहर चक्कर चलाने वाला आदमी पहली बार देख रही हूँ मैं। भाभी, ये क्या कह रही हो? मेरा किसके साथ चक्कर चल रहा है? अच्छा, सच सच बताइए, दीपिका कौन है? अरे दामाद जी, आप हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे, ये बात हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम तो सारी दुनिया में सीना चौड़ा करके घूमते हैं कि हमारे दामाद जैसा किसी का दामाद हो ही नहीं सकता, और एक आप है जो इतना बड़ा गुल खिलाए बैठे हैं। अरे पापा जी, अब रुकिए तो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप समझ रहे हैं। मैंने तुम्हारी और दीपिका की सारी बातें सुन ली थी और वो सारी बातें मैंने नमिता को बता दी है। हे भगवान, आपने यही सुना था ना कि मैं दीपिका से कह रहा था कि जब तक नमिता अपने मायके में है हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नमिता को कुछ पता नहीं चलेगा। आपको पता भी है कि हम लोग क्या बात कर रहे थे? नमिता अपने मायके से आज इसीलिए लौट कर आई है क्योंकि 2 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है। मैं अपनी फ्रेंड दीपिका के साथ मिलकर हमारी शादी की सालगिरह के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा था। मैं और दीपिका पिछले 10-12 दिन से उसी के बारे में बात कर रहे हैं, बिना कुछ भी जाने समझे। भाभी, आपने बात का बतंगड़ बना दिया, और तो और आपने नमिता के पापा को भी इन सब में शामिल कर लिया। अरे इतना बड़ा राय का पहाड़ बनाने से पहले आपको एक बार मुझसे पूछ तो लेना था। नमिता देखो, तुम ना नमन की बातों में मत आना, ये अभी भी झूठ बोल रहा है। मैंने जो कहा बिल्कुल सच है। अच्छा आप रुकिए, मैं अभी दीपिका को आपके सामने ही फोन करता हूँ। दीपिका, तुम मेरी एनिवर्सरी पार्टी में आ रही हो ना? अरे क्यों नहीं आऊंगी, पिछले 1 महीने से पार्टी की तैयारी के लिए तुम मुझसे इतनी मेहनत करवा रहा है, तो मेरा तो पार्टी अटेंड करना बनता ही है। अब किसी को कुछ कहना है या हो गई तसल्ली? मुझे माफ कर दो नमन, मैं भाभी की बातों में आ गई थी। अरे कविता बेटा, तिल का ताड़ बनाने से पहले तुम्हें कम से कम एक बार अच्छे से चेक तो कर लेना चाहिए था। आज तुम्हारी वजह से हम भी दामाद जी की नज़रों में गिर गए। मुझे माफ कर दो नमन, मुझे क्या पता था कि तुम पार्टी प्लान कर रहे हो। अरे 1000 बार कहा है इस नालायक से कि मुंह खोलने से पहले सोच लिया कर, लेकिन ये तो जब भी मुंह खोलती है आग ही बरसाती है। सॉरी मम्मी जी, आगे से मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। राई का पहाड़ बनाते बनाते बेचारी कविता खुद पहाड़ के नीचे दब गई थी, और उस दिन के बाद कविता की बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत भी छूट गई।